Hello student, first of all, how are you? I hope you all are fine. Student, YouTube क्लासेस में आज अपने जियोग्राफी का जो चैप्टर 5 अपना प्राइमरी एक्टिविटी चल रहा है उसमें अपने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो जो आज अपने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में करने वाले हैं वो है, सबसे पहले आज अपने करेंगे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको जो मेडिटेरेनियन रीजन है वर्ल्ड के उसके बारे में अपने थोड़ी सी स्टडी कर लें। तो जो मेडिटेरेनियन रीजन है, जैसे अपने वर्ल्ड मैप बनाकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक स्पेशल रीजन है वर्ल्ड में, यहाँ पे स्पेशल टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं। जनरली आप देखोगे कि जो रेनफॉल है वर्ल्ड में वो समर सीज़न में आपको ज़्यादा मिलेगा, या मोस्टली क्या होता है, समर सीज़न में ही ज़्यादा रेनफॉल होता है वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक करैक्टर होता है, जो आपके मेडिटेरेनियन रीजन है वहाँ पे जो रेनफॉल है वो समर सीज़न में नहीं होता। समर सीज़न वहाँ पे ड्राई होती है, वहाँ पे CS टाइप की जो क्लाइमेट है वो मिलती है वैगनर के अकॉर्डिंग, जिसमें समर सीज़न ड्राई होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो विंटर सीज़न में होता है। ऐसा होने की वजह क्या है, उसी को समझने के लिए अपने ये जो डायग्राम आपका वर्ल्ड मैप है जो बनाया है, ये इक्वेटर होगी आपकी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये वाला जो रीजन है आपका ये हो गया। यहाँ पे आपका आ जाएगा ये वाला रीजन आ जाएगा इतना सा, ठीक है। कहने का मतलब ये जो अपने लाइंस बनाई हैं ये कितने कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये भी 30 और 45 डिग्री नॉर्थ के बीच का एरिया, ठीक है। तो जो मेडिटेरेनियन रीजन है वो 30 to 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और ये कॉन्टिनेंट के मिडल पार्ट में वेस्ट पार्ट में होगी। ये जो है ये वाला रीजन हो गया, 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 ठीक है। तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। कौन कौन से रीजन हैं वो तो आपको यहाँ पे भी करने, और जो आपके एग्रीकल्चर के टाइम है वहाँ पे भी आपको दिए हुए हैं, और यहाँ पे भी आपको समझा देंगे कि रीजन कौन कौन से हैं। एक तो इसमें आ जाएगा यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के जो कोस्टल रीजन हैं वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। मेन जो मेडिटेरेनियन रीजन है ये है। इसी टाइप की जो क्लाइमेट है वो आपको यहाँ पे साउथ कैलिफोर्निया रीजन में, सेंट्रल चिली रीजन में, साउथ वेस्ट अफ्रीका रीजन में, साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगी, ठीक है। वो क्लाइमेट भी वहाँ पे मिलेगी, और जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको इन्हीं इलाकों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अब इसमें जो स्पेशल करैक्टर है कि यहाँ समर में रेनफॉल नहीं होता, विंटर में रेनफॉल होता है, तो बिल्कुल शॉर्ट में अपने समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जैसे ट्रेड विंड चलती है 0 डिग्री से, ये एक 30 to 35 रीजन से ऐसे चलती है ना ट्रेड विंड, आपको समझाया हुआ है 11th क्लास में। और यहाँ पे एक चलती है जो आपकी वेस्टर्ली चलती है। यहाँ पे आपकी कौन सी विंड चलती है, वेस्टर्लीज, ठीक है। जब तो गर्मियाँ होती है, गर्मियों में तो क्या होता है, सन की अपरेंट मूवमेंट के कारण ये ट्रेड विंड के कंटेक्ट में या प्रभाव में आ जाता है ये वाला रीजन। तो जो ट्रेड विंड है वो ईस्ट टू वेस्ट चलती है, ट्रेड विंड ईस्ट टू वेस्ट चलती है। तो इतना बड़ा एरिया जब क्रॉस करके आती है तो यहाँ
सकते हैं उसकी जो मॉइस्चर है, नमी है, जैसे यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पहुँची, इस पूरे इलाके को क्रॉस करके, क्योंकि ये वेस्ट पार्ट में आपको मिलता है, तो यहाँ आते आते वो अपना मॉइस्चर जो है वो लूज़ कर देती है, जिसकी वजह से रेनफॉल नहीं होता। और सन की एपरेंट मूवमेंट जब साउथ में होती है, जब साउथ हेमिस्फीयर में सर्दियाँ होती है, तब क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रभाव में किसके आ जाती हैं, वेस्टर्लीज के। तो वेस्टर्लीज के प्रभाव की वजह से यहाँ पे सर्दियों में जो अपने कह सकते हैं टेम्परेट साइक्लोन की वजह से रेनफॉल होता है। ये तो था इसकी स्पेशल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे बता दिया। अब रीज़न आपके हो ही गए, जैसे अपने यहाँ बात कर ली, तो रीज़न कौन कौन से हो गए इसमें? एक तो हो गया जो कोस्टल रीजन ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है, उसमें आ जाएगा साउदर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका का जो रीजन है। उसके अलावा साउदर्न कैलिफोर्निया आ जाएगा उसमें, और उसके बाद आ जाएगा सेंट्रल चिली आ जाएगा, ये रीजन हो गया, ये साउदर्न कैलिफोर्निया हो गया। उसके बाद साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका हो गया, और साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन है, फार्मिंग है, जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है। इसमें जो अपने कह सकते हैं कि जो यहाँ का मेन आपकी कल्टीवेशन है वो सिट्रस फ्रूट है। सिट्रस फ्रूट के लिए ये जो कंडीशंस हैं यहाँ की वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा सूटेबल है। सिट्रस फ्रूट की कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको विटीकल्चर जिसे अपने क्या कह देते हैं, और ग्रेप कल्टीवेशन कह देते हैं, ये यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, अच्छी कंडीशंस इसके लिए होती हैं। और इससे यहाँ पे जो सुपीरियर क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी जो ग्रेप्स होते हैं उसके वाइन बनती है, यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट वाइन बनती है। और जो इन्फीरियर क्वालिटी के आपने कह सकते हैं ग्रेप्स होते हैं, उनसे यहाँ पे रेजिन्स और क्रंट्स, जिसको अपने किशमिश और मुनक्का कह देते हैं, वो बनते हैं। इसके अलावा यहाँ की स्पेशलिटी है, एक तो ऑलिव्स यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे फिग्स अंजीर ये भी यहाँ पे मिलती हैं। और इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो इसीलिए कि यहाँ पे मेनली जो रेनफॉल है वो सर्दियों में होता है। तो सर्दियों के टाइम में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जो डिमांड होती है, ठीक है, डिमांड किसकी, वेजिटेबल और फ्रूट्स की, उसको ये फुलफ़िल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इसकी वजह से इसका ये स्पेशलाइजेशन भी है। तो ये आपकी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट करते हैं, जो नेक्स्ट टाइप की एग्रीकल्चर है आपकी मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, इसमें हाई वैल्यूएबल क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, इसकी जो यहाँ पे कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर है, वो की जाती है। ये जो रीजन है मेनली आपका डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पे इस टाइप की जो कल्टीवेशन है आपको स्पेशलाइजेशन इसका मिलेगा, ठीक है। इसमें वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, जो भी यहाँ के इंडस्ट्री डेवलप्ड पार्ट है, जिसमें आपका आ गया जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप,
और उसके बाद आ गया आपका नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और एक मेडिटेरेनियन रीजन। इन पार्ट्स में ये जो है मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स जो है वो होती है। जनरली ये जो क्रॉप्स है ये जैसे आपने पढ़ा था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, वहाँ तो इंटेंसिव लेबर होती थी अपने सब्सिस्टेंस के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। यहाँ पे भी जो लेबर है इंटेंसिव टाइप की होती है, बहुत लेबर करनी पड़ती है इसमें, क्योंकि जो क्रॉप वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इसमें मैन्युअल लेबर का भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, इंटेंसिव लेबर होती है एंड इंटेंसिव ही यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। अब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होती है वो क्यों होती है, यहाँ पे जो अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर करनी है अपने को, इंटेंसिव लेबर के साथ अपने को इरिगेशन भी वहाँ पे करनी पड़ेगी। वहाँ अपने रेनफॉल के भरोसे नहीं रह सकते। हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, और जो कोल्डर रीजन है वहाँ पे हीटिंग यूज़ की जाती है या ग्रीन हाउस यूज़ किए जाते हैं। तो इनके ऊपर इनका जो खर्चा है वो काफ़ी खर्चा बैठता है। ठीक है, और इन रीज़न में ये होती है कैपिटल इंटेंसिव है और इंटेंसिव लेबर ही यहाँ पे यूज़ की जाती है। इनका जो मेनली ये जो प्रोडक्शन रीजन है, ठीक है, वो स्मॉल फार्म्स होते हैं, स्मॉल फार्म्स होते हैं एंड लिंक्ड टू अर्बन सेंटर्स और अपने मार्केट बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिंक्ड होता है बाय फास्ट ट्रांसपोर्ट, फास्ट एंड एफिशिएंट अपने कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे परचेजिंग पावर वाले, अच्छी आय वाले, अच्छी इनकम वाले जो लोग होते हैं, यहाँ जो इनकी डिमांड करते हैं, उनके तक पहुँचाने के लिए इनका अच्छा एक लिंक बना हुआ होता है जो प्रोडक्शन रीजन है। ठीक है, तो ये है आपका मार्केट गार्डनिंग का एक पार्ट आ गया। अब इसमें ये तो इसमें तीनों टाइप के अपने को लिए जो स्पेशलाइजेशन होता है कुछ रीजन का, जो वहाँ के फार्मर सिर्फ वेजिटेबल ही ग्रो करते हैं मेनली। ठीक है, और उसको अपने बोलते हैं एक ट्रक फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग में ही आ जाता है ट्रक फार्मिंग। यहाँ के जो फार्मर होता है उनका जो स्पेशलाइजेशन होता है वो किस में होता है, वेजिटेबल्स, सॉरी प्रोडक्शन में, वेजिटेबल प्रोडक्शन में उनका स्पेशलाइजेशन होता है, तो उसको बोलते हैं अपने ट्रक फार्मिंग। अब ट्रक फार्मिंग क्यों बोलते हैं, जनरली जो मार्केट है उससे जो प्रोडक्शन रीजन है, यहाँ पे वेजिटेबल्स हो रही है, अपने वेजिटेबल्स ही लिख दें, उसकी डिस्टेंस या अपने कह दें कि मार्केट से जो ये ट्रक फार्मिंग है वो उतने अपने कह सकते हैं परिधि में, सर्कमफेरेंस में की जाती है जितनी दूरी तक जो ट्रक है वो ओवरनाइट वो उस जो डिस्टेंस है उसको कवर कर सके। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय ट्रक ओवरनाइट, कि एक रात में, यहाँ जैसे उन्होंने शाम को वो सब्जियां तोड़ ली, वहाँ से सब्जियां इकट्ठी कर ली, रातों रात ही सुबह होते होते वो मार्केट तक उसकी सप्लाई हो जाए। तो इसकी जो दूरी है वो ऐसे डिटरमाइन की जाती है कि रात भर जो ट्रक है पूरी ओवरनाइट में ट्रक उस डिस्टेंस को कवर कर सके। ठीक है, तो उतने एरिया तक ये जो वेजिटेबल है उसकी कल्टीवेशन की जाती है। इसी की वजह से ट्रक
के बेस पे है, क्योंकि ट्रक कितने टाइम में इसे डिस्टेंस को कवर करता है, उसी के बेस पे इसका जो नाम है वो ट्रक फार्मिंग पड़ा है। अब इसमें जो ट्रक फार्मिंग के इसमें क्या है कि एक चीज़ और भी आती है, ये तो वेजिटेबल से रिलेटेड होगी। कुछ रीजन में वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहाँ पे फ्लावर्स की जो कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर है, वो भी काफ़ी होती है, ठीक है, और उनकी डिमांड भी काफ़ी होती है फ्लावर को लेकर। एक जो नीदरलैंड है वहाँ पे ट्यूलिप्स प्रकार का एक फ्लावर होता है जिसकी सप्लाई पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में की जाती है। ये भी वहाँ पे एक स्पेशल प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है। इसके बाद जो मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर में एक एडवांस फीचर भी आया है वो है यहाँ पे फैक्ट्री फार्मिंग का। फैक्ट्री फार्मिंग में क्या है कि यहाँ पे जो पोल्ट्री, ठीक है, और कुछ एनिमल को पाला जाता है, ठीक है। पालने का तरीका क्या होता है, फैक्ट्री फार्मिंग से क्यों बोलते हैं, उनको स्टॉल या पैन में खिलाया जाता है, उनके लिए रेडीमेड जो फॉडर है, चारा है, वो उनको दिया जाता है, ठीक है, और उनको डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ध्यान दिया जाता है। उनकी अच्छी एंड स्पेशलाइजेशन, ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट, वहाँ स्पेशलाइजेशन होता है अच्छी नस्ल के जो पोल्ट्री है, एनिमल है, वहाँ पे रखने के लिए, ताकि उनसे अच्छी किस्म का जो मीट है वो मिल सके। तो अच्छा स्पेशल ध्यान दिया जाता है, उनको स्टॉल या पैन में खिलाया जाता है। आपने आसपास देखा है ना, कोई पिग फार्म होता है, वहाँ पे उनको जो रेडीमेड फूड होता है पैकेट्स में आता है वो उनको खिलाया जाता है। उनकी डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ध्यान रखा जाता है। ये भी काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि इसमें जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनके ऊपर खर्चा, जो इक्विपमेंट है उनके ऊपर खर्चा, ठीक है, जो भी यहाँ पे उसको मैनेज करने के लिए जो स्टॉल पैन है, ये सब कुछ है डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए, उनकी ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान देने के लिए, यहाँ कैपिटल इंटेंसिव टाइप की जो फैक्ट्री फार्मिंग है वो होती है। यूज़ इसका वही है कि आसपास का रीजन जो इंडस्ट्रियल है उनकी काफ़ी डिमांड होती है, उनकी परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होती है, उनको अच्छी क्वालिटी का मीट प्रोवाइड करवाने के लिए ये शुरू की जाती है। इसके बाद एग्रीकल्चर टाइप्स में अपने पढ़ते हैं, दो टाइप के आपके एग्रीकल्चर टाइप यहाँ और रह गए। उनका जो बेस है वो है फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड। फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड भी अपने एग्रीकल्चर को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जो आपकी बुक में दे रखा है। इसका बेस क्या होता है कि जो फार्मर है उसकी लैंड के ऊपर अधिकार के हिसाब से, अधिकार के कारण या अधिकार के आधार पर अपने कह सकते हैं, और उसके लिए जो सरकारी नीतियां बनी है उस बेस पे जो भूमि है, लैंड है, उसके ऊपर फार्मर के अधिकार के साथ या आधार पर और सरकारी नीतियों के आधार पर अपने फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक तो आ गया आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग और दूसरा आ गया आपका कलेक्टिव फार्मिंग। जनरली इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर सा मीनिंग रहेगा, थोड़ा बहुत ही फ़र्क इसमें आता है। जो फ़र्क आएगा कि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है इसमें तो जो फार्मर है वो अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरली क्या करते हैं कि इकट्ठे होकर या सामूहिक रूप से अपने कह सकते हैं आप एक दूसरे के सहयोग से, ठीक है, खेती करना शुरू कर देते हैं। एक अपने कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। जनरली ये जो वेस्ट डेवलप है, ये वेस्टर्न यूरोपियन रीजन में ज़्यादा डेवलप हुआ है।
इसमें जो फार्मर हैं अपनी स्वेच्छा से एक सहकारी समिति बना लेते हैं। सहकारी समिति का क्या काम होता है कि जब चाहे प्लगिंग से लेकर प्लगिंग करनी हो, सोइंग करनी हो, सीड चाहिए हो, पेस्टिसाइड्स चाहिए हो, ठीक है, फर्टिलाइज़र चाहिए हो, ये प्रोवाइड करवाते हैं कम रेट पे जो फार्मर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, उसको सेल करते हैं अच्छी वैल्यू पे, अच्छे प्राइस पे, ठीक है। और अगर उनको प्रोसेसिंग के लिए, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए कोई इक्विपमेंट या टूल चाहिए होता है तो वो उनको अपने कह सकते हैं कि कम प्राइस पे या कम पैसों पे उनको वो अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है। तो ये इससे बेनिफिट होता है कि जो कोई फार्मर हैं वो एफिशिएंट नहीं है कि वो इस टाइप के जो सोर्सेस हैं इनपुट्स के, ठीक है, वो मतलब वो अपने कह सकते हैं कि नहीं लेके आ सकता या नहीं खरीद सकता। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, सभी अच्छा प्रोडक्शन ले सकें, तो एक कोऑपरेशन होता है, आपसी सहयोग होता है। आपसी सहयोग के द्वारा ही वो सभी के लिए कम जो रेट है, कम वैल्यू है, उसके ऊपर उनको इनपुट्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छी जब उनको बेचने का टाइम आता है तो उनको अच्छी उसकी प्राइस प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर उन्होंने कोई प्रोसेसिंग करना है तो प्रोसेसिंग के लिए जो इक्विपमेंट या टूल्स चाहिए होते हैं वो भी उनको कम रेट पे अवेलेबल करवाया जाता है। और ये जो सिस्टम है कोऑपरेटिव फार्मिंग का, ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में लगभग 1 सेंचुरी पहले स्टार्ट हुआ है और ये डेनमार्क, स्वीडन, बेल्जियम और नीदरलैंड और इटली, यहाँ ये कोऑपरेटिव सिस्टम है जो चल रहा है। सबसे ज़्यादा इसने जो सक्सेस हासिल की है वो डेनमार्क में की है। वहाँ लगभग हर फार्मर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, या कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये होगी आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसमें जो फार्मर है अपनी स्वेच्छा से एक सोसाइटी बनाते हैं और उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, उनको बेचने में, उनकी प्रोसेसिंग में सहायता प्रदान की जाती है ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो सके। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है आपका कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग या ऐसे अपने सामूहिक खेती कह देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो एग्जिस्टेंस पहले टेक्निक्स हैं उनकी इनएफिशिएंसी को दूर करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए कि इतना प्रोडक्शन हो सके कि कंट्री जो सेल्फ सफिशिएंट हो सके, तो उसी बेस पे ये कलेक्टिव फार्मिंग शुरू की गई है। ये शुरू की गई थी अर्स्टवाइल जो सोवियत यूनियन है, भूतपूर्व सोवियत यूनियन है, उसके द्वारा ये शुरू की गई थी। इस मेथड को अपने कोलखोज कह देते हैं, कोलखोज या कलेक्टिव फार्मिंग या समूहिक खेती कह देते हैं। क्यों शुरू की गई? इसमें सभी फार्मर को एक सरकारी आदेश के तहत उनके जो भूमि है, उनके जो पशु है, उनके जो इक्विपमेंट है, उनको इकट्ठा किया गया, एक फार्म उनको प्रोवाइड करवाया गया। उस फार्म में क्या है कि सभी काम करेंगे, जो प्रोडक्शन होगा उसे गवर्नमेंट लेगी और बदले में उनको क्या है कि जो जितना उन्होंने काम किया है उसके बदले में उनको जो अपने कह सकते हैं कि पेमेंट होगा, ठीक है। ये सिस्टम था। ये शुरू क्यों किया गया कि जो एग्जिस्टेंस टेक्निक है, एग्रीकल्चर के मेथड्स हैं, उनकी इनएफिशिएंसी को दूर करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना और प्रोडक्शन को बढ़ाकर कंट्री की सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना, किसी दूसरे देश के ऊपर किसी को निर्भर ना रहना पड़े, अपनी कंट्री में ही इतना प्रोडक्शन हो सके जिससे अपने सेल्फ सफिशिएंट हो सके। तो इसलिए ये शुरू की गई थी। कोलखोज भी इसे अपने कह देते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो फार्मर हैं उनके लिए थोड़ी लैंड भी दी जाती है उनको, जिससे वो अपना खाने पीने का या थोड़ा बहुत गुजारा करने का उत्पादन इसके साथ वो कर सकें, वो भी इसमें शामिल है जो कोलखोज टाइप का है, ठीक है। तो कलेक्टिव फार्मिंग अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन में शुरू की गई थी। इस मेथड को अपने कोलखोज भी कहते हैं और इसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए
इनसफिशिएंसी को कम करने के लिए जो एग्जिस्टिंग मेथड है, ठीक है, और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ये शुरू की गई थी और कुछ देशों में और भी ये सिस्टम चल रहा है इसके बेस पे। तो ये आपके टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं जो अपने आज कंप्लीट कर लिए हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक टॉपिक जो माइनिंग रह गया है वो अपने करेंगे। कुछ इसमें ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।